दोस्तों रसियन माफिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि जितना आसानी शब्द है रसियन माफिया, उतना आसानी संगठन नहीं है, आपराधिक संगठन नहीं है। और कहाँ शुरुआत हुई, अगर आप सोच रहे हैं कोई पुराना 10-20 साल पुराना कोई ग्रुप है तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। 1861 में शुरुआत हुई थी इसकी, और 1861 1900 से भी पहले, समझ रहे बात को। तो यही सब बात करेंगे, पूरी डिटेल पूरी रिसर्च है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये ऐसा क्रिमिनल ग्रुप है जिसे 2-4 थानों की पुलिस नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर देश की पुलिस कुछ न कुछ खोज रही है इनके बारे में। जो छोटे देश हैं उनमें इनकी पहुंच नहीं है क्योंकि ये खुद नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ कमाई नहीं है। जिस देश में कमाई है, चाहे वो ख़तरनाक देश अमेरिका ही क्यों ना हो, ये वहाँ भी हैं और अच्छे खासे नंबर में है। ये ऐसा क्रिमिनल ग्रुप है जो 10-20 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा देशों में इस टाइम एक्टिव है, मतलब जहाँ पे पकड़ है। इस ग्रुप में 4 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं। और अब समझ लो कि इस पूरे ग्रुप में अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख लग्जरी गाड़ियाँ हैं। लग्जरी गाड़ियाँ, छोटी मोटी तो पता नहीं कितनी होंगी। हथियार एक से एक जो शायद किसी अच्छे खासे देश के पास ना हो, इस क्रिमिनल ग्रुप के पास है। अगर आप इनकी कमाई सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी कमाई है इस ग्रुप की। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा डिटेल रसियन माफिया के बारे में। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, रसियन माफिया कोई एक ग्रुप नहीं है। ये एक नाम यूज़ किया जाता है उन ग्रुप्स के लिए जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब प्लान करके क्राइम को अंजाम देते हैं। इनकी शुरुआत रसिया में हुई थी, इसलिए इनको बोला जाता है रसियन माफिया। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि रसियन माफिया कोई एक ग्रुप है, कोई एक इसका बॉस है, तो नहीं, अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। ये दोस्तों अब जानते हैं कि रसियन माफिया की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इनका पहला मतलब शुरुआत देखा जाता है। तो वो है प्री इम्पीरियल रसिया, मतलब राजशाही रसिया में 1861 की बात है। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि क्रिमिनल ग्रुप्स पहले भी थे, एग्जिस्ट करते थे। जब पुतिन के पहले वाला रसिया था, चाहे यूएसएसआर था या फिर जो इम्पीरियल रसिया था, जब राजशाही हुआ करती थी स्टालिन के पहले, तो उस टाइम भी ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देने वाले ग्रुप थे। बट वो उनमें यूनिटी नहीं थी, वो अलग अलग क्राइम करते रहते थे। चोरी हो गई, डकैती हो गई, किडनैपिंग हो गई, लूट मार हो गई, सब कुछ करते थे वो। और उन्हीं समय में 1861 के बाद वाले समय में ही एक बोगा टायर्स करके ग्रुप हुआ करता था, जो कि लोकल लुटेरे डाकू होते थे जो घूम घूम करके लूटपाट करते थे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि ये लूटपाट लोगों से नहीं करते थे, उन लोगों से करते थे जो राजा के बहुत करीबी हुआ करते थे, जिनके पास दबा के पैसा हुआ करता था। आप समझ रहे मैं किसको बोल रहा हूँ ना? राजा के करीबी का कोई आदमी हो गया जो किसी इलाके में रह रहा है, राजा के मंत्री हो गए, उनके कमांडर हो गए, बड़े सैनिक हो गए, तो उनसे ये लूटपाट करते थे। और इसीलिए इनको बड़े अच्छे लाइट में दिखाया जाता है आज के टाइम में रसिया में। क्योंकि अब बात यह है कि राजा क्रूर हुआ करते थे, परेशान करते थे जनता को, तो जनता के लिए यही लड़ते थे उनसे लूटपाट करने में। तो एक तरह जनता इनसे खुश रहती थी। दोस्तों एक राजा हुए रोमानोव्स, इनके अंडर से ही एक तगड़ी न्यू मिल जाती है रसियन माफिया को। दोस्तों बात यह है कि ये जब क्राइम को अंजाम दिया करते थे बोगा टायर्स, तो खासकर ये बड़े शहरों में रहते थे, जैसे अपना सेंट पीटर्सबर्ग हो गया और मॉस्को हो गया। और यहीं से रसियन माफिया की जड़ें मजबूत होना शुरू हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत में थीव्स ऑफ लॉ करके एक ग्रुप था, मतलब एक चोरों का ऐसा ग्रुप। इस नाम का मतलब यही है, एक चोरों का ऐसा ग्रुप जो कि कानून के हिसाब से चलते थे, देश के कानून के हिसाब से नहीं, अपने कानून के हिसाब से। दोस्तों इस ग्रुप में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हुआ करते थे, मतलब जिनको हत्या करने के कई तरीके मालूम हो, चोरी करने के कई प्रोफेशनल आइडियाज़ पता हो, मतलब मार के निकल जाओ तो भनक न लगे कौन मारा। इस टाइप के क्रिमिनल्स थीव्स ऑफ लॉ में जुड़े हुए थे। और ये जो चोर हुआ करते थे, अपने दूसरे क्रिमिनल के प्रति बड़ा सम्मान का भाव हुआ करता था। मतलब जैसे होता ना कि अरे भाई तू भी चोर मैं भी चोर, तो समाज में दबके रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ये उसके काम का सम्मान करते थे, दूसरा इनके काम का सम्मान करता था। और जब ये गिरफ्तार होकर के जेलों में जाते थे तो वहाँ बड़े भाईचारे वाली भावना रहा करती थी 2 क्रिमिनल्स के बीच में। और दोस्तों यही वो समय है जब तेज़ी से रसियन माफिया का असर बढ़ता है। क्योंकि ये जो चोर गिरफ्तार होकर के, जो क्रिमिनल्स गिरफ्तार होकर के जेल के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पे रह करके जो लोग ट्रेन नहीं थे, जो क्रिमिनल्स जेल में इनके अलावा थे, जो ट्रेन नहीं थे, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। अपना वहाँ पे एक बड़ा संगठन वाले, मतलब जेल ही एक तरह से क्रिमिनल्स का हब बन गई थी कि यहीं लोग ट्रेन किए जाएंगे। और ये सीन हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में, जब थीव्स ऑफ लॉ का उदय देखने को मिला, राइज देखने को मिला। दोस्तों जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे थीव्स इन लॉ में, इन्होंने एक फैशन निकाला। फैशन ने एक तरह से अपना सिंबलाइज करने के लिए कि टैटूज़ बनाना शुरू कर दिए। और टैटूज़ ऐसा नहीं कि आई लव माई जान, आई लव माई, वो ये माँ बाप के लिए करो अच्छी बात है, लेकिन ये जो करते थे वो था
कि इन्होंने कितने मर्डर्स किए हैं, कैसे किए हैं, सिंबलाइज करते थे चीज़ों के, कितने चोरियां की हैं, कितनी बड़ी चोरियां की हैं। तो उसको एक तरह से याद रखने के लिए टैटू बनाना शुरू कर दिया और ये फैशन बन गया थीव्स इन लॉ में। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये भी मतलब टैटू करवाते थे कि इनके कनेक्शंस, मतलब उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इनके कनेक्शन कितने तगड़े थे किस किस लीडर तक। हालांकि करप्शन तो तब भी था, लीडर्स करप्ट हुआ करते थे, तो ये उस चीज़ को मतलब मेंशन करते थे कि मेरा कनेक्शन इनसे है। थीव्स इन लॉ के कुछ ट्रेडिशन थे, कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करना पड़ता था। अगर आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको छोटी सी सज़ा लेकर के मृत्यु दंड तक चोर के जो लीडर हुआ करते थे वो आपको दे सकते थे। तो उनमें कुछ ऐसा ला था कि अपना भाईचारे को निभाना है, किसी भाई को अपने धोखा नहीं देना है, मतलब कि दूसरे क्रिमिनल भाई को अपना धोखा नहीं देना है, और यही सब चीज़ें थी। मतलब समझ रहे ना क्या मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कभी गद्दारी नहीं करनी है अपने ग्रुप में, ऐसा था। तो और उसको तोड़ने में मृत्युदंड तक मिल सकता था इस ग्रुप में। और दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि थीव्स इन लॉ को यहाँ से बल मिला, क्योंकि यहीं पे ऑर्गेनाइज क्राइम शुरुआत हो गई। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब ये कि थीव्स इन लॉ में ये कन्फ्लिक्ट, बोगा टायर्स मैंने बताया था ना, तो वहाँ पे कोई एक लीडर नहीं हुआ करता था, वो खुले गुंडे थे, डाकू थे, लूटा करते थे। लेकिन इनमें एक क्लियर था, हायरार्की क्लियर थी कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका मालिक होगा, किसके अंडर किसको काम करना है, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इसमें हायरार्की को क्लियर कर दिया गया था। और कैसे पहचाना जाएगा कि ये इसका बॉस है, तो जैसे आज के टाइम नहीं होता, अपने इंडिया में पुलिस है तो पुलिस के डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, आर्मी में होता है। तो इस टाइम वो चोर लोग वहाँ पे रसिया में फॉलो किया करते थे, अपना कुछ सिंबलाइज किया करते थे, शायद स्टार ही था या फिर डॉट था, कुछ था, लेकिन कंधे पे लगा हुआ होता था और वो सिंबलाइज करते थे, शायद स्टार सी था या फिर कुछ डॉट करके मेटल का कुछ हुआ करता था, वो लगा रहता था, जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना हाई होगा, हायरार्की उसकी उतनी हाई होगी। तो ऐसे डिफाइन किया गया था थीव्स इन लॉ में कौन किसकी सीनियर रहेगा। फिर दोस्तों आता है सोवियत एरा, 1918 के बाद या 16 के बाद, मुझे क्लियर नहीं है, 1918 1916 है जब सोवियत एरा की शुरुआत होती है। दोस्तों सोवियत पिनल कोड, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड होता है, लोगों को सजा दिलवाने का काम करता है, मतलब यूज़ होता है कि कौन सा लॉ कैसा है, तो वैसे वहाँ पे सोवियत पिनल कोड हुआ करता था। और उसी की वजह से एक ग्रुप बन गया था गुलाग। गुलाग में उन अपराधियों को रखा जाता था जिन्होंने कुछ हीनियस क्राइम नहीं किया, मतलब उनको खटा करके ज़बरदस्ती काम करवा करके सज़ा देना ठीक है, फांसी वांसी देने की ज़रूरत नहीं है। तो गुलाग में वो अपराधियों को रखा जाता था जिनसे काम करवाया जाता था। और हालत इतनी ख़राब थी क्योंकि अब ये सोवियत शुरुआत का दौर है, राजशाही गई है, देश डिस्टर्ब है पूरा, और गरीबी बढ़ी हुई है, और लोग चोरी डकैती तक उतर गए हैं इन चीज़ों पे। अब उठा उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है, गुलाग में शामिल किया जा रहा है। 30-35 हज़ार मर गए थे, इतने ज़्यादा कैंपों में आदमी भरे जा रहे थे, औरतें भरी जा रही थी। तो अब सोचो कि कितने ज़्यादा सैनिक होंगे जब 35-30 हज़ार तो मर गए, जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। बाकी सरकार इतना मानती नहीं कितने लोग मर गए, सरकार कोई नहीं मानती है कितना लोग मर गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब ये हुआ कि गुलाग में लोगों को फ़ायदा भी हुआ, जो मरे तो मरे, लेकिन जो जिंदा रहे वो मेहनत किए, खून बहा, मजबूत हुए, स्किल सीखने निकले, टैलेंटेड हो गए, और फिर वहाँ से भागना शुरू किए। एक टाइम ऐसा आया, गुलाग से कुछ लोगों को छोड़ा भी गया, सुधर गए थे, सुधरने की एक्टिंग कर रहे थे, कुछ भी करके वहाँ से भाग गए वो लोग। अब यहाँ से रसियन माफिया और ऊपर पहुँचता है, क्योंकि वो जो स्किल्ड लेबर थे, जिनको स्किल्ड क्रिमिनल थे, उनको अब जेल से भाग गए हैं, अब वो फ्री हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो मजबूत हुए, अब उसको क्रिमिनलिटी में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिलती, क्योंकि आपको पता होगा ना थीव्स ऑफ लॉ में रिस्पेक्ट मिलती थी चोरों को, क्रिमिनल्स को। तो उनको पता था कि यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और यहाँ से लोग भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में ही क्रिमिनल्स जो ग्रुप थे उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। और दोस्तों एक टाइम तो ऐसा आ गया कि सरकार को स्वयं स्वीकार करना पड़ गया कि हाँ, हमारे देश में ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देने वाले ग्रुप एक्टिव हैं। पहले ये सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था कि सरकार को एक्सेप्ट करना था। जोसेफ स्टालिन ने काफ़ी कोशिश की कि किस तरह से इस ग्रुप को ख़त्म किया जाए, बहुत तगड़ा मतलब काम भी हुआ, मारे भी गए बहुत लोग, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया। और बल्कि ये जो ग्रुप था अब ये समझ गया था कि सरकार हमको अटैक करने वाली है, तो छुप करके अंजाम देने लगी ये काम को अपने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके। अभी ये आता है पोस्ट सोवियत इरा। पोस्ट सोवियत इरा को बोला जाता है जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, टूट गया, और रसिया का, जो आज का प्रेजेंट रसिया है, उसका एक देश के रूप में उभर के सामने आया। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई देश टूटता है तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पावर वैक्यूम उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई गाँव है, गाँव में एक प्रधान है,
और वो गांव टूट गया, 4-5 भाग में हो गया, तो अब 4-5 प्रधान चाहिए होंगे गांव को। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पावर चाहिए होगी कंट्रोल करने के लिए, 4-5 प्रधान चाहिए होंगे। तो इसी तरह जब रसिया टूटा तो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और अब क्रिमिनल्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पावर्स वहाँ खाली पड़ी, तो सीट खाली पड़ी थी, वहाँ पे आए कोई राज करे, ऐसा क्रिमिनल वर्ल्ड में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और दोस्तों ये वही टाइम था जब एक ओलिगार्च करके, उस टाइम उन ओलिगार्च जो बोलते हैं, एक मतलब आदमी ही थे, ये लोग ही थे, लेकिन उस टाइम 1990 जब रसिया का टूट गया था, यूएसआर टूट गया था, रसिया बन के आया था, तो ओलिगार्च जो थे उनको एक नई ब्रीड ही माना जाता था, इंसान ही थे। मतलब ओलिगार्च उनको बोला जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, अपनी फिल्मों में नहीं दिखाते कि बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं प्राइवेट जेट से, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, उनके घर में स्विमिंग पूल होता है, ये वो सब, तो उनको ओलिगार्च बोले जाने लगा। और ये ओलिगार्च ऐसे बने थे कि जब पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था तो लोगों ने संपत्तियां को हड़पना शुरू, क्योंकि उसके पहले तो वहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं सरकार के अंदर सब कुछ हुआ करता था, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन हुआ करता था, स्टालिन कम्युनिस्ट था। लेकिन उसके बाद जब ये वाली गवर्नमेंट बनी तो लोगों ने संपत्तियों को हथियाना शुरू किया, जिसने ज़्यादा संपत्ति हथिया ली, और कुछ उसमें ऐसे थे कि बहुत बड़ी, मतलब उनको अरबपति बना दे इतनी संपत्ति हथिया ली थी सत्ता के साथ मिलकर के, उस टाइम करंट जो सत्ता बनी थी, तो उनको ओलिगार्च बोला जाने लगा था। उसी ओलिगार्च से आज दुनिया भर परेशान है, जैसे अमेरिका परेशान है, लंदन परेशान है, क्योंकि ये ओलिगार्च वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, ये उन देशों में इन्वेस्ट कर देते हैं अपना ब्लैक मनी, तो इनसे वो बाद में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो सरकारें इनसे परेशान है, ओलिगार्च लोगों से। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में क्या सीन है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैसा अब तक केवल सरकार के पास हुआ करता था वो अब ओलिगार्च के पास आ गया था, संपत्ति आ गई थी। क्रिमिनल ग्रुप तो पहले भी हुआ करते थे, तो दोनों ने हाथ मिला लिया कि भाई आज से हम दोनों दोस्त हैं, और ऐसे करके ओलिगार्च प्लस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मिलकर के एक सिस्टम जो बना, उसने जन्म दे दिया रसियन माफिया को बहुत ही स्ट्रांग रूप में। जो ओलिगार्च हुआ करते थे वो ऐसे उनको सपोर्ट करते थे क्रिमिनल्स को कि उनको अच्छे हथियार खरीदना हो तो पैसे दे देते थे, छुपने के लिए अच्छी जगह दे देते थे, बढ़िया घर दे दिया करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, और जो ओलिगार्च थे इनकी मदद से अपने कंपटीटर्स को शूट आउट ख़त्म कहानी करवा देते, समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा देते थे। तो दोस्तों अब तक हम ये जान चुके हैं कि कैसे रशियन माफिया जो है ओलिगार्च की हेल्प से पूरे रसिया में फैल गया और पावरफुल बन गया, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गए, पैसे आ गए, सब कुछ हो गए। अब ये समझते हैं कि रशियन माफिया इंटरनेशनली कैसे फैल गया। तो आपको ये पता होगा 1990 का वो दौर जब ग्लोबलाइजेशन दुनिया को हिट कर रहा था, पूरी दुनिया एक देश बनती जा रही थी, इस देश से उस देश जाना बहुत आसान था। अगर किसी एक देश पे असर पड़ता तो दूसरे असर पे पड़ता, अगर किसी एक देश में युद्ध हुआ है तो उसकी इकोनॉमी भी अफेक्ट होता। ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं ना, बस सिंपल सी बात है। तो इस ग्लोबलाइजेशन का हेल्प लेकर के रशियन माफिया ने अपना कदम रसिया के बॉर्डर के बाहर रखा और अमेरिका में फैल गए, लंदन में फैल गए, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी जिनके पास पैसा उस टाइम दमदार था उनमें फैल गए वहाँ पे क्राइम करने के लिए। दोस्तों जब ये फैले तो ये कौन सा ऐसा काम था जो नहीं किए लोग, जिनमें पैसा था? ड्रग्स हो गया, इलीगल मेडिसिन हो गई, और ड्रग्स और मेडिसिन मतलब समझता ना दोनों सेम ही चीज़ होती है, लेकिन एक होता है कि लोग मेडिसिन दवा ही होती है, लेकिन कुछ लोग उस दवा के आदी हो जाते हैं, वो महंगी होती है, उसको ड्रग ही बोल सकते हैं, लेकिन ड्रग एक स्पेसिफिकली केवल नशा के लिए यूज़ किया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? तो जो चीज़ें पैसे वाली थी, रियल इस्टेट हो गया, उनमें घुस गए रशियन माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई उसमें घुस गए, और रियल इस्टेट तो घुस ही गए थे। अच्छा, अब इनके पास जब पैसा आया तो इन्होंने महंगे महंगे एडवोकेट्स हायर कर लिए, समझ रहे ना, लॉयर्स। इन्होंने महंगे महंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए कि कैसे अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाए। अब जिनके पास सीए मिल जाए तो फिर सीए तो कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन है कुछ भी, हर प्रोफेशन में होते हैं जो कुछ ना कुछ नॉटी काम करते हैं। तो इन्होंने अच्छे अच्छे सीए हायर कर लिए और अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने लगे। इन्होंने एक ऐसा दौर था जब इंटरनेट शुरुआत हुआ था और इन्होंने हैकिंग की मदद से देशों को ब्लैकमेल तक किया है, देशों को ब्लैकमेल किया, आप समझ रहे हैं, देश को ब्लैकमेल करते थे, उनके वेबसाइट्स को हैक कर लेना, उनके अकाउंट्स को हैक कर लेना, ऐसे ऐसे क्राइम को ये अंजाम देने लगे। तो यहाँ पे अब उभर करके आते हैं व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता पे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ पुतिन के आने के बाद, तो अब आप यहाँ पे आप डिसाइड करना कि किसकी साइड आप जाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो साइड है, एक साइड ये बोलती है कि रसिया जो है जानबूझ करके उन पे कोई एक्शन नहीं लेता है रशियन माफिया पे, और दूसरा साइड ये कहता है कि पुतिन ने अपना भरपूर कोशिश किया कि रशियन माफिया को कंट्रोल किया जाए। मैं पहली कहानी बताता हूँ जो बोलते हैं कि पुतिन ने कुछ नहीं किया। दोस्तों उस पक्ष का ये कहना है कि पुतिन शुरुआत में आए तो केवल दिखाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर दी, जिससे कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। और सच्चाई ये है कि हाँ, ये भी मानते हैं वो जो ना के सपोर्ट में हैं, वो ये मानते हैं कि शुरुआत में गिरफ्तारियाँ बहुत तगड़े लेवल पे हुई, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स थे वो अंदर भी गए जेल के,
और एडवोकेट तो हायर कर ही चुके थे महंगे महंगे, तो कुछ छूट करके वापस भी आ गए। और ये क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसे ही चलती रही। और यही है जो ना वाला पक्ष है, ये भी एक चीज़ बोलता है कि एक्चुअली पुतिन को ज़रूरत है रशियन माफिया की अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। दोस्तों बात है, जैसे अब हम लोग यहाँ इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि पुतिन बहुत पावरफुल है, मतलब एक चुटकी ऐसे बजाए तो किसी गांव में बैठा हुआ कोई आदमी मर जाए। दोस्तों अधिकतर किलिंग्स के बारे में पुतिन को पता भी नहीं होता है। पुतिन की जो पावर आती है, इनके कुछ सपोर्टर्स हैं, इनके दोस्त हैं जो इनको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, तो उन फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं से पावर चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। तो यहाँ पे ये आरोप आता है, यहाँ तो ओलिगार्च का जो मामला है, ओलिगार्च का तो खुल के सामने आया है कि पुतिन ने ओलिगार्च को सपोर्ट किया। लेकिन अगर ओलिगार्च ही रशियन माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये बात हुई ना कि पुतिन ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे A=B=C, पुतिन ने ओलिगार्च को सपोर्ट किया, ओलिगार्च ने रशियन माफिया को सपोर्ट किया, तो एक तरह से पुतिन ही सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कहता है कि जो दूसरा पक्ष नहीं, पुतिन ने कार्रवाई की, तो दोस्तों उसमें ये आता है कि पुतिन ने सच में कार्रवाई की। मेरा जो पक्ष है, सच में पुतिन ने कार्रवाई की। अब मैं ये कन्फ्यूज हूँ कि दिखाने के लिए कार्रवाई की कि सच में उठा के बंद करने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, भले पुतिन ने गिरफ्तारियां करवाई हों, लेकिन रशियन माफिया बड़े तेजी से आगे बढ़ते चला गया। क्योंकि सीधी सी बात है, रशिया में भी करप्शन है। ऐसा नहीं है कि पुतिन के डर से कोई करप्शन नहीं करता है, डर है, लेकिन पुतिन को भी पावर चाहिए। वो पावर आती है लोकल लीडर से। दोस्तों अब यही है कि एक पक्ष बोलता है कि पुतिन ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, एक पक्ष बोलता है दूसरे ने किया। लेकिन अब सच्चाई ये है कि 2002 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, उस वर्ष रशियन माफिया ने $12 बिलियन की कमाई की थी, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का है आज के टाइम में। अब समझ लो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। इसको और डीप में चाहिए, प्रेजेंटली कितना रशियन माफिया तगड़ा है, उसकी वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ